Now our next question is question number 25. Question number 25 is A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. ये क्लियर है? ठीक है. Then A died on 30th June 2019. तो A की जो डेथ हुई है वो कब हुई है? 30th June 2019 को. Entry for the treatment of goodwill after his death was paused as follows. यार डेथ किसकी हुई है? A की. ठीक है. तो ये गुडविल की एंट्री फॉर गुडविल ट्रीटमेंट पास्ट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये आपको गिवन. यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है. अब उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है एज प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज एस्टिमेटेड एज 1,20,000. यानी कि प्रॉफिट भी आपको गिवन है. कितना है? 1,20,000 बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years. Final dues payable to A's executor on the date of death was calculated as 8,40,000. ये भी गिवन है आपको कि एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट दिया जाएगा. तो एक ही एग्जीक्यूटर को टोटल अमाउंट कितना दिया जाएगा ऑन हिज बिहाफ? 8,40,000. आउट ऑफ विच 2,40,000 वाज पेड इमीडिएटली बाय गिविंग हिम फर्नीचर वैल्यूड फॉर द सेम. भाई टोटल अमाउंट कितना देना उसके एग्जीक्यूटर को? 8,40,000. तो हमने 8,40,000 में से 2,40,000 की पेमेंट तो उसी टाइम कर दी, और वो कैश में नहीं किया. किस में किया है? फर्नीचर, बाय गिविंग फर्नीचर. ये कहानी क्लियर? ठीक है. was paid immediately by giving him furniture valued for the same and the balance was to be paid in 3 equal installment. अब 8,40 में से 2,40 हटा दो, कितना रह गया? 6 लाख. 6 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट क्या क्या होंगी? इक्वल 2 लाख ईच. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June 2020. उसकी डेथ कब हुई थी? 30th June 2019 को. 30th June 2019 को डेथ हुई थी. तो पहला इंटरेस्ट कब दिया जाएगा? 30th June 2020. और जो इंटरेस्ट दिया जाएगा विद क्या दिया जाएगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कितने लाख की आएगी? 2 लाख. फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30th June 2021. और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 30th June 2022. ये सारी चीजें क्लियर है? ठीक है. टुगेदर विद इंटरेस्ट, जो आप इंस्टॉलमेंट दोगे 2-2 लाख की, उसके साथ में आपको इंटरेस्ट रेट भी देना है. स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें आपने ये पढ़ा था अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो कितना दिया जाता है? 6%. ये क्लियर हो गया? ठीक है. पास नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट शेयर टू बी क्रेडिटेड टू एज कैपिटल एंड आल्सो प्रिपेयर एज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल द फाइनल सेटलमेंट. तो पास नेसेसरी एंट्री फॉर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बनानी है आपको. भाई पहली बात तो देखो, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कब किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर. कब किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर. लेकिन तो साल के बीच में है, और ऐसी किसी में फिर क्या एंट्री बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. कितना प्रॉफिट शेयर देना उसको? 1,20,000. तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट. इतना प्रॉफिट जो है इसकी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. being a share of profit till the date of death credited to his capital account. यहां तो सारी चीजें क्लियर होगी. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट पार्ट समझने से पहले अब आप इस पूरे केस को ध्यान से समझो. देखो जो ए की डेथ हुई है वो इसी डेट पर हुई है. ए डाइड ऑन 30th June 2019. इमीडिएटली टू एज एग्जीक्यूटर, हमने एक ही एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे कर दिया? 2,40,000 ऑन दिस डेट. ऑन दिस डेट. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो बाकी का जो ड्यू रह गया वो कितना रह गया? 6 लाख. बाकी का ड्यू कितना रह गया? 6 लाख. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड होगा, ये हमने देख लिया. एक होगा 30th June 2020, 30th June 2021, और लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 30th June 2022. 6 लाख को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. अब आप मोटा मोटा ये देखो, देखो यहां से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक फर्म ने ए का कितना ड्यू अमाउंट यूज किया? 6 लाख किया, पूरा 6 लाख. ये क्लियर है आपको? ठीक है. और मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है आपका?
6/100। तो टोटल जो इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा ऑन दिस डेट कितना पे करना होगा? 36,000। पहले बताओ ये क्लियर है? अब एक चीज मुझे पहले से क्लियर है कि 30 जून 2020 को जो पेमेंट फर्म करेगी उसके एग्जीक्यूटर को 2 लाख की तो क्या होगी? इंस्टॉलमेंट होगी, और प्लस में इंटरेस्ट कितना होगा? 36,000। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? ठीक है। इसी तरह से जैसे 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा, अब कितना अमाउंट रह गया? 4 लाख। कैन आई से दैट टिल द डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरे साल फर्म ए का 4 लाख यूज करेगी करेगी तो 4 लाख का फिर 6% अगर आप निकालो तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को? टोटल इंटरेस्ट देना 24,000। ये बात भी क्लियर? ठीक है। कैन आई से दैट ऑन दिस डेट फर्म कितना अमाउंट पे करेगी? 2 लाख की इंस्टॉलमेंट और 24,000 का इंटरेस्ट। पहले बताओ ये भी क्लियर हो गया? अब कितना अमाउंट रह गया फर्म के पास? ड्यू 2 लाख। अब फर्म 2 लाख पर फिर 6% देगी नेक्स्ट डेट पर, देगी, वो कितना हो जाएगा? 12,000। तो ऑन दिस डेट फर्म पे करेगी 2 लाख लास्ट इंस्टॉलमेंट प्लस 12,000। पहले बताओ ये सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको? बट कैन आई से दैट 30 जून टू 30 जून 2020 इससे पहले क्या होगा? इससे पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म को किस में ट्रांसफर करने होते हैं? P&L अकाउंट में। एट द एंड ऑफ दिस ईयर फर्म यहां तक का इंटरेस्ट जो है P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो गए भाई? अप्रैल मई जून हटा दो, 9 महीने हो गए। तो टिल हेयर कितना इंटरेस्ट बनता है आपका? 6 लाख। टिल हेयर अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं तो ये हो जाएगा 6 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। यस और नो? ये क्लियर है? ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। राइट। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। कैन आई से दैट 27,000 तो इंटरेस्ट ड्यू इसी डेट पर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इस डेट पर कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा? 27,000। और टोटल कितना देना है इस डेट पर? 36,000। तो इस अमाउंट से इस अमाउंट तक का जो इंटरेस्ट बनेगा यानी कि 31 मार्च 2020 टू 30 जून 2020 वो क्या होगा? रिमेनिंग 9,000। ये आप कैलकुलेट करके भी देख लो। 6 लाख इंटू 6% कितने महीने होंगे? 3/12। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका कितना आएगा? 9,000। ये सारी चीज समझ में आ गई? मेन पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखो अब एग्जीक्यूटिव अकाउंट किस तरह से बनाया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अकाउंट जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। राइट। कौन सी डेट से स्टार्ट होगा? 30 जून 2019, जिस डेट पर उसकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। जिस डेट पर किसकी डेथ हुई थी? एक। क्लियर हो गया? उसी डेट से एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में? बाय एज कैपिटल अकाउंट 8,40,000। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? ये क्लियर हो गया? ठीक है। ऑन द सेम डेट फर्म ने 2,40,000 का फर्नीचर पे कर दिया। तो 30 जून 2019 को डेबिट साइड में फर्म क्या लिखेगी? टू फर्नीचर अकाउंट। डेबिट साइड का मतलब इतने अमाउंट में से हमने इतना अमाउंट पे कर दिया बाय गिविंग फर्नीचर। ये भी क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है। फिर फर्म इसकी क्लोजिंग कब करेगी? इसकी क्लोजिंग कब होगी? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च 2020। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्लोजिंग डेट पर फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ड्यू करेगी। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 30 जून 2019 टू 31 मार्च 2020 कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा? 6 लाख इंटू 6/100। 6 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। ये समझ में आ रहा है? 27,000 आएगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है। अब इसका टोटल करो। अब जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये आपका आ रहा होगा 8,67,000। 8,67,000 में से 2,40,000 माइनस कर दो। तो जब आपने इसको माइनस किया होगा तो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको आप कहते हैं टू बैलेंस सीडी। ये आपका आया होगा 6,27,000। ये किस किस का ठीक है? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब क्या होगा? ये जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल में ट्रांसफर हो जाएगा।
क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 6,27,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फॉर्म 30 जून को फॉर्म ने क्या करना है, इंस्टॉलमेंट भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है। तो फ्रॉम अप्रैल 1 टू 30 जून फिर फॉर्म अपना इंटरेस्ट ड्यू करेगी, करेगी ना, कितने में, फेस वैल्यू पर 6 लाख पर। ये याद रखना, हमेशा फेस वैल्यू पर इंटरेस्ट ड्यू होता है, समझ आ गया। तो फेस वैल्यू पर फॉर्म फिर इंटरेस्ट ड्यू करेगी, कितने महीने का, और 3 महीने का और। तो ये कितना हो गया, 9,000। तो कैन आई से दैट, क्या चीज ये आपको समझ में आ रही है कि टोटल इंटरेस्ट जो फॉर्म पे करेगी वो कितना करेगी, 27,000 इन 9 मंथ्स का और 9,000 इन 3 मंथ्स का। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर्म कितना पे करेगी, 36,000। और यही हमने निकाला था, आई थिंक यही निकाला था। तो जब पे किया जाएगा तो कौन सी साइड में पे किया जाएगा, डेबिट साइड में। तो फॉर्म क्या लिखेगी, जून 30, यही डेट है ना, जून 30 टू बैंक अकाउंट। फॉर्म लिखेगी, एक तो इंस्टॉलमेंट पे करेगी 2 लाख की, प्लस 36,000 का इंटरेस्ट पे करेगी। तो टोटल अमाउंट जो फॉर्म पे करेगी वो करेगी 2,36,000। ये बात समझ में आ रही है, टोटल अमाउंट फॉर्म ने कितना पे कर दिया, 2,36,000। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब फिर इसका टोटल करो आप, नहीं यहाँ तक क्लियर होगी सारी बात आपको, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये ईयर कब खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 में कंप्लीट होगा ये ईयर। तो वहां तक फिर फर्म क्या निकालेगी, फिर कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा दोबारा, 9 महीने का। अब मुझे ये बताओ, 6 लाख में से 2 लाख की इंस्टॉलमेंट तो चली गई, तो अब कितना बची फेस वैल्यू, 4 लाख। तो 4 लाख पर फिर 6% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो फर्म यहाँ पर कितना इंटरेस्ट ड्यू करेगी, 18,000। फर्म कितना इंटरेस्ट ड्यू करेगी, 18,000। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इस इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद आपने जब इसका टोटल किया होगा तो ये आपका आया होगा 6,54,000। ये आया, कितना आया होगा, 6,54,000। ये क्लियर हो गया। अब 6,54,000 में से 2,36,000 तो दे दिया फर्म ने, तो बाकी अमाउंट कितना रह गया बैलेंसिंग फिगर में, 4,18,000। क्या ये क्लियर हो गया सबको, कितना रह गया, 4,18,000 ऑन द एंडिंग डेट ऑफ दिस ईयर। ये क्लियर हो गया। तो ये भी टोटल कितना बन गया, 6,54,000। सेम प्रोसेस, अब ये अमाउंट जो होगा फिर 1 अप्रैल को, जैसे ये अमाउंट ट्रांसफर हुआ था वैसे ये अमाउंट भी फिर नेक्स्ट ईयर की 1 अप्रैल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस पीडी 4,18,000। क्या लिखा जाएगा, 4,18,000। अब ड्यू डेट कब की है, नेक्स्ट ड्यू डेट कब की है, 30 जून, वही है ना 30 जून। फिर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट निकालेगी अगले 3 महीने का। तो जब हम अगले 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेगी, जब हम नेक्स्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेगी, तो वो कितना आया होगा आपका ऑन 30 जून, 4 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12, ये आपका आया होगा 6,000। ये आपका कितना आया होगा, 6,000। ये क्लियर हो गया। ऑन द सेम डेट फर्म क्या करेगी, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट विद दिस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट टोटल कितना फर्म पे करेगी, 18,000 तो ये ड्यू हुआ है 9 महीने का, और बाकी के 3 महीने का 6,000, 18 और 6 कितना हो गया, 24,000। यानी कि फर्म आपको इंस्टॉलमेंट देगी 2 लाख की, प्लस आपको इंटरेस्ट देगी 24,000 का। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है। तो व्हाट आई सेड, ऑन 30 जून, ऑन जून 30 टू बैंक अकाउंट, आप क्या लिखोगे, 2 लाख प्लस 24,000। तो कितना अमाउंट पे किया जाएगा, 2,24,000। ये क्लियर हो गया। फिर एट द एंडिंग ऑफ दिस ईयर कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू होगा, एट द एंडिंग ऑफ दिस ईयर फिर फर्म 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब मुझे बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट फर्म ने दे दी, 2 दे दी, 2 दे दी ना इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12। ये क्लियर हो गया। तो ये जो इंटरेस्ट आपका आया होगा ये आपका आया होगा 9,000। कितना आया होगा, 9,000। ये साल भी खत्म। अब इस साल का टोटल आपने किया होगा क्रेडिट साइड में, तो ये आपका आया होगा 4,33,000। कितना आएगा, 4,33,000। 4,33,000 में से फर्म ऑलरेडी कितना पे कर चुकी है, 2,24,000। तो बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो कितना बचता है, बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 में ये आएगा 2,09,000। ये भी क्लियर हो गया, और दोनों साइड का टोटल हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो अमाउंट है आपका ये फिर ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, 2,09,000। कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, 2,09,000। ये क्लियर हो गया, कितना अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, 2,09,000। ये देखो ये 2,09,000। ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, अब तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ही जानी है, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है अब, 2 लाख। तो ऑन 30 जून 3 महीने का और इंटरेस्ट निकलेगा, तो फर्म ने निकाला 2 लाख इंटू 6% इंटू 3/12, तो ये आपका आया होगा 9,000। कैन आई से दैट, अब वो फर्म ने जो पे करना है आपको, देखो 9,000 तो ये था, 3,000 ये हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 12,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 2 लाख की, तो अब सीधा सीधा फर्म आपको कितना अमाउंट पे करेगी, 2,12,000। 2,12,000। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको। 30 जून को फर्म आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट पे करेगी 2,12,000, और ये भी 2,12,000 का टोटल आएगा आपका। और क्रेडिट साइड में भी जो आपका टोटल आएगा वो कितना आएगा, 2,12,000। बोलो भाई, क्लियर हुआ, ठीक है। इस तरह से आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना था। ये आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट था, समझ में, ठीक है। Now the next question is question number 26. Question is, Held to Wealth Limited had share capital of rupees 80 lakh divided in share of rupees 100 each and 20,000 8% debenture of rupees 100 each as part of capital employed. क्लियर है तक, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझो, इक्विटी भी है और डेट भी है। द कंपनी नीड एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 55 लाख, कंपनी को 55 लाख की और रिक्वायरमेंट है, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर विच दे डिसाइडेड टू इश्यू डिबेंचर, अब इस 55 लाख के लिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया, इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिबेंचर इश्यू करेंगे इन सच अ वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड आफ्टर इशूइंग डिबेंचर ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर, मीन सेम यही वाले डिबेंचर इशू किए जाएंगे 8% डिबेंचर एट 10% प्रीमियम। लेकिन डिबेंचर जब कंपनी इशू करेगी, यानी कि 100 रुपए की जो चीज है कंपनी आपको कितने की देगी, 110 की। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। These डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 years, लेकिन जब 4 साल के बाद कंपनी रिडीम करेगी तो कितने की करेंगी, 100 की जगह कंपनी आपको देगी 120 रुपए। समझ में, आपसे लिए कितने 110, लेकिन देगी कितनी आपको 120 रुपए। तो यहाँ पर 20% का मतलब 20 रुपीज का पर डिबेंचर में लॉस हो रहा है, यहाँ पर 10 रुपीज का पर डिबेंचर में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। These debentures were issued on 1 October 2021, ये डिबेंचर कब इशू किए गए हैं, 1 अक्टूबर 2021 को। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको करना पास एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, समझा गया। तो पहले तो आप ये देखो कि भैया रिक्वायरमेंट कितने की है, पहले आप ये समझो। देखो पहले ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज। कितनी है, 100 रुपीज। लेकिन कंपनी ने जब इशू किया तो 10 रुपीज के प्रीमियम के साथ किया, तो कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू किया 110 की। ये क्लियर हो गया। फिर आपको एक आगे की आफ्टर 4 years कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिडीम जब करेगी तो आपको कंपनी 100 + 20 यानी कि 20 रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 120 रुपए आपको देगी। अब पहले तो आप ये समझो कि 55 लाख रुपीज के लिए, 55 लाख रुपीज को अरेंज करने के लिए अगर एक डिबेंचर कंपनी 110 रुपए का इशू करी है तो कितने डिबेंचर टोटल इशू करेगी, 50,000 डिबेंचर। पहले बताओ, ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं ये निकालू यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू, तो 55 लाख बाय 110 यही होगा ना, और ये आपका आ जाएगा 50,000 डिबेंचर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और 50,000 कितना, 50,000 और एक डिबेंचर कितने का, 110। तो कहना है दैट कंपनी कितना अमाउंट रिसीव करेगी, 55 लाख रुपीज, जो उसकी रिक्वायरमेंट भी थी। फर्स्ट एंट्री यही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनाएगी कंपनी वो क्या बनती है,
वो यही बनते ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 55 लाख टू 8% डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर क्या जाती है फेस वैल्यू। हर डिबेंचर कितने रुपीस का है 100 रुपीज का। तो टोटल डिबेंचर अगर 50,000 रुपीज के हैं, इसको अगर मैं इंटू 100 करता हूँ तो फेस वैल्यू में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा 50 लाख। ये चीज समझ में आ रही है। देन कंपनी ने क्या लिया है आपसे प्रीमियम लिया, तो 2 SPR 50,000 इंटू 10, तो ये समझ में आ गया 5 लाख। ये बात क्लियर होगी। अब आते हैं, अब देखो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कंपनी ने क्या कहा कि जब हम अपने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, जब हम अपने डिबेंचर्स क्या करेंगे, जब हम अपने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे, क्या करेंगे रिडीम करेंगे, तो हम आपको क्या देंगे प्रीमियम देंगे। जब हम अपने डिबेंचर्स रिडीम करेंगे तो हम आपको क्या देंगे प्रीमियम देंगे। और हर डिबेंचर पे, यानी कि 50,000 डिबेंचर है ना, हर डिबेंचर पे हम आपको 20 रुपीज का प्रीमियम देंगे। लेकिन कब देंगे 4 साल के बाद। तो ये हमारे लिए क्या है, हमारी लायबिलिटी है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं क्रेडिट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कहना ही से दैट जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो ये कंपनी का लॉस भी है, ये कंपनी का क्या है लॉस है। और लॉस को क्या करते हैं हम डेबिट। उस लिहाज से ये एंट्री बन गई आपकी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये बात समझ में आ रही है 10 लाख। अगर डेट के हिसाब से देखोगे तो कौन सी डेट पर हुआ है 1 अक्टूबर 2021। पहले बताओ भाई ये जनरल एंट्री समझ में आ गई, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको ये कहा गया है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, मोटी मोटी सी बात देखो ये है, ये रहा आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है 10 लाख से। कितने अमाउंट से हो रहा है 10 लाख से। और कौन सी डेट पर हो रहा है 1 अक्टूबर। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। इस तरह से आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी भैया लॉस ऑन डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो डेबिट हुआ कौन सी डेट को हुआ 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में आ रही है टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी। तो आपने इसको डेबिट कर दिया 10 लाख से टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसके बाद ये देखो, आप ये वाला पॉइंट देखो, ये दो एंट्री ये भी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अब इसमें देखो ये होता क्या है, क्या ये चीज क्लियर है आपको कि एट द एंड ऑफ द ईयर देखो यहाँ पर लिखा हुआ 7,80,000 और 2,20,000, ये क्या है। फिर राइट ऑफ भी तो करोगे, राइट ऑफ कहां से करोगे, राइट ऑफ कहां से करोगे। अगर आप क्वेश्चन में देखो prepare loss on issue of debenture account assuming there was an existing balance of security premium account of 2,80,000। भैया मटके में कितने ऑलरेडी पड़े हुए हैं SPR में 2,80,000। और आपको राइट ऑफ जो करना वो अमाउंट कितना है 10 लाख। यानी कि आप ऐसे समझो आपको प्याज कितने की लगी हुई है 10 लाख की, लेकिन आपके मटके में कितने पड़े हुए हैं 2,80,000। पैसे की भूख होती है ना, या कि भूख लगी है आपको प्याज देखो। और ऐसे ऑर्डर में याद करो स्प्राइट पेप्सी, स्प्राइट कोक पेप्सी। S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कैपिटल रिजर्व, P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्याज आपको लगी हुई है 10 लाख की, प्याज कितने की लगी है 10 लाख की। तो 10 लाख में से 2,80,000 की तो स्प्राइट से आपकी प्याज बच गई। 2,80,000 से तो आपकी प्याज किससे बच गई स्प्राइट से। अब क्या कॉक है यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं। तो बाकी का जो भी अमाउंट है वो प्याज कहां से बुझाओगे, पक्की बात है। अब मुझे ये बताओ क्या जो आपके पास SPR रिजर्व है इसमें 2,80,000 ही है, क्या अभी कंपनी ने जो इश्यू किए थे कि वहां से भी कोई पैसा आया SPR में, आया है ना 5 लाख रुपए। तो ये भी तो बोलो कि सर मटका जो ये मटका है स्प्राइट वाला, इसमें 2,80,000 तो पहले से ही पड़ा हुआ था, इसमें 5 लाख रुपए सर और आ गए, तो टोटल इसमें कितने मटके में पैसे आ गए हैं 7,80,000। तो भैया 10 लाख में से 7,80,000 तो स्प्राइट से ये खत्म हो जाएगा।
बाकी का क्या करोगे? पेप्सी के पास जाना पड़ेगा, कोक तो है नहीं। पेप्सी का मतलब पी एंड एल अकाउंट। अब समझ में आया ये? अब क्लियर हुआ ये आपको कि भैया टोटल अमाउंट कितना था? 10 लाख। 10 लाख में से 7,80,000 रुपए तो कहां से खत्म हो गया? एसपीआर से हो गया राइट ऑफ। बाकी का जो था वो कोक से करना था, कोक तो थी नहीं अवेलेबल, तो लास्ट ऑप्शन क्या होती है? वो तो हमेशा ही अवेलेबल होता है, वो होती है पेप्सी। दैट इज पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बाकी का अमाउंट यहाँ से राइट ऑफ हो गया। ये समझ में आया लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर अकाउंट कैसे बना? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो भैया क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको लॉस एंड इश्यू डिबेंचर अकाउंट बनाना था, एज्यूमिंग देयर वाज एक्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एसपीआर अकाउंट। तो आपको जो स्प्राइट वाला मटका था उसमें 2,80,000 ऑलरेडी गिवन थे, और आपने जब उसको इश्यू किया तो वहां से 5 लाख रुपए और आ गए इसमें। तो आपके स्प्राइट वाले मटके में कितने आ गए अमाउंट? 7,80,000। 7,80,000, ठीक है। और राइट ऑफ कितने अमाउंट को करना था आपको? 10 लाख को। तो 10 लाख में से 7,80,000 तो आपका स्प्राइट वाले मटके से कवर अप हो गया, कोक था नहीं तो बचा क्या? पेप्सी। बाकी का अमाउंट वहां से कवर अप किया। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बनेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कुछ पूछना है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? फिर थर्ड पार्ट में क्या कहा गया आपको? पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन मार्च 31, 2022 एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th सितंबर 31st मार्च एवरी ईयर। मुझे सिर्फ ये बता दो यहाँ पर कितनी एंट्रियां पास हो इस क्वेश्चन के हिसाब से? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की यहाँ पर कितनी एंट्री पास होगी? 30 सितंबर और 31 मार्च, और कौन से ईयर की करनी है? टिल मार्च 31, 2022। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ यहाँ पर कितनी एंट्रीज पास होंगी? दो। कौन कौन सी डेट पर? मैंने ये पूछा है यहाँ पर कितनी एंट्री पास होगी अगर आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो दो डेट पर स्पेसिफाई हो रहा है, 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर। दो होंगी या एक होगी? जल्दी बताओ, या तीन होंगी? अरे भाई इतना क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन आपके सामने, डेट आपके सामने, मुझे सिर्फ ये बताओ कितनी एंट्री पास होगी। सभी को दो लगता है? थोड़ा जोर से बोल दो। दो बार? नहीं नहीं, उसने ये कहा कि पास एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दो डेट पर ड्यू हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है, 31 मार्च को। इसकी एंट्री पास कर, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी एंट्री पास हो? फिर ढीले पड़ गए। हाँ दीदी आप बताओ, अपना गैस दो। इतना क्या सोच रहे हो भाई? जोशीले बच्चों की वाला काम छोड़ दो, यहाँ पे बोलो सर जो डिबेंचर इशू है 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है, तो ये वाली डेट तो खत्म ही हो गई। डिबेंचर ही जब इस डेट के बाहर होता है इसमें तो इंटरेस्ट देने का मतलब ही नहीं बनता, कंपनी पागल थोड़ी ना है भाई। ठीक है डेट तो यही होती है, लेकिन ये डेट तब होगी ना जब यहाँ तक आपको मैंने डिबेंचर देने, इंटरेस्ट पहले दे दो मेरे से। मैं डिबेंचर इशू किए नहीं है, डिबेंचर ही आपको जो इशू है 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने महीने? 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ही तो फर्म देगी आपको इस साल के हिसाब से। ठीक है, इतनी हाई लेवल हाई कमीशन की सोच लगा के बैठे है। तो यही एंट्री बनती थी, अगर कुछ याद आ रहा है आपको तो। देखो कितने डिबेंचर इशू हुए हैं, फेस वैल्यू पे होता है इंटरेस्ट, ये याद आया? किस पर होता है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे 50 लाख। कितना इंटरेस्ट है? 8% डिबेंचर है, कितने महीने का होगा? 6/12। ये जब आप कैलकुलेट करोगे 2 लाख का आएगा, 6 महीने का ही ड्यू होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। इधर रुक जाओ, अभी नोट करने का टाइम दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? ठीक है, फिर क्या होगा? इनको पेमेंट करोगे, और जितने भी एक्सपेंसेस है कंपनी किस में ट्रांसफर करती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। याद आ रहा है कुछ? 3 एंट्री बनती है ना इस तरह से। पहला तो आपने ड्यू किया, फिर आपने डिबेंचर होल्डर को क्या कर दी? पेमेंट कर दिया, बैंक से इतने पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर ये जो एक्सपेंस था इसका, डिबेंचर इंटरेस्ट का, फॉर्म ने इसको किस में लास्ट में एंड ऑफ द ईयर किस में ट्रांसफर कर दिया? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। ये क्लियर हो गया? या दोबारा बताओ? क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं अपना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
देखो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक एजम्पशन, 11th क्लास में पढ़े थे, याद है कुछ, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, वो आपकी क्या होती थी, एजम्पशन होती थी, प्री रिक्विसाइट्स, नोन है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, पोस्टुलेट्स। भाई प्रोविजन का क्या मतलब होता है, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, रूल्स, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है आपका, दो तरह का पढ़ा था आपने, कौन कौन से, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस, ये क्लियर हो गया। और पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन, और एक्चुअली ये आपका, आपको याद होगा 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड्स, 9th क्लास में मैथ्स में एक चैप्टर 5 था आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, उसमें एक्सियम से पोस्टुलेट्स से आपके, पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एजम्पशन। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको रिलेटेड दिखाई दे रहा है बेसिक एजम्पशन से, पोस्टुलेट्स, समझ में आ गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट। इसके बाद फिर ये और वाला क्वेश्चन आता है, आपको ये पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा ठीक है। फर्स्ट में क्या है, क्विक रेशियो कैन बी मोर देन करंट रेशियो, ये तो फॉल्स है, नहीं हो सकता, ठीक है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमने पढ़ा था, हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उतना ही अच्छा, उतना ही बेटर रहता है। Except when goods are brought in small lots of solid quickly at low margin to realize cash, मोटी मोटी जो बात है वो आपकी मेन स्टेटमेंट है कि अगर हायर टर्नओवर रेशियो हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो समझते हो ना, क्या बताता है, कितना रेगुलर बेसिस में इन्वेंट्री जो हो रही है हमारी वो रोटेट हो रही है, माल आया बिक गया, माल आया, तो जितना हाई रहेगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है, ये तो ट्रू है। फिर आपका सम ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 100% होता है, ये भी ट्रू है, ये हमने पढ़ा था भाई, अगर एक आप निकालो दूसरा आप इसी कंसेप्ट से निकाल सकते हो, तो राइट ऑप्शन क्या, सेकंड एंड थर्ड, सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। हाँ बोलो, तो फर्स्ट दीदी फॉल्स है ना, तो ये दो ही तो ठीक है, क्लियर हो गया, और कोई डाउट किसी का, कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये पहले आप लोग ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, पहले तो ये बात क्लियर है आपको, लॉन्ग टर्म डेट, तो देखो आपको गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो चीज है, और आपको गिवन है 10% डिबेंचर जिसकी वैल्यू है 1 CR, 1 करोड़, और आपको गिवन है टैक्स रेट 40%। तो देखो जब आपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने निकाला होगा प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, यही निकाला था, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला लिखवाया था, अगर टैक्स रेट गिवन है, अगर टैक्स परसेंटेज में गिवन होता है टैक्स रेट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100% माइनस टैक्स परसेंट, ये गिवन है, क्लियर है यहाँ तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख, और टैक्स परसेंट क्वेश्चन में गिवन है 40%, यू कैन सी दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका कितना है 12 लाख, और टैक्स रेट आपका कितना है 40%, पहले बताओ ये चीज क्लियर है, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो 100 माइनस 40%, ये आपका आया होगा 60%। अब ये 60% का मतलब डिनोमिनेटर में 60/100 है, रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा 100/60, पहले बताओ ये क्लियर। आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका आया होगा 2 लाख, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट कितना लगेगा, इंटरेस्ट, क्योंकि आपको तो फाइंड करना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। तो देखो यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट है ये 10% डिबेंचर है, 1 करोड़ का 10% कितना, ये आपका आ गया 10 लाख, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 लाख,
प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट दैट इज 10 लाख, टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 30 लाख। ठीक है, सॉरी 2 लाख नहीं 20 लाख, 20 लाख और ये आपका हो गया 10 लाख, कितना हो गया 30 लाख। ये क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हो गया 30 लाख, तो इसको सॉल्व करके 3 टाइम्स आएगा, दैट इज ऑप्शन। तो हमें आगे कैसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹5 लाख फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट। भैया मशीन खो गई है, उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, पहले तो ये मान दो ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। मशीन चोरी हो गई या डिजास्टर हो गया, कोई भी ऐसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, उस पर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है। उसको हम क्या करते थे, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते थे तो स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हम फाइंड करते थे उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को क्या करते थे हम, माइनस। ये क्लियर है, ठीक है। तो एक चीज ये तो क्लियर है कि सब्ट्रैक्टेड होगा, सब्ट्रैक्टेड वाला ऑप्शन आपको 2 जगह गिवन है, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो एक या तो क्लियर है तो आंसर बी होगा या आपका डी होगा, ये ऑप्शन तो खत्म। उसके बाद आपको कहा जा रहा है will be recorded in cash flow statement in which of the following manner, cash flow statement। अब एक बात बताओ, मशीन कौन सा एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग। आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरह देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीन को सेल करते हो, मशीन जाती है और आपके पास क्या आता है, कैश आता है। मशीन चोरी हुई है या बेची है, बात तो यही हो रही है ना कि मशीन जा रही है बिजनेस और आपके पास कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है कि मशीन लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, बात क्या हो रही है यहाँ पे कि मशीन फिक्स्ड एसेट जा रहा है और उसके बिहाफ में फॉर्म में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो बेसिकली ये किस चीज से रिलेटेड है आपका, ये आपका रिलेटेड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आल्सो। जो बात मैंने समझाई वो समझ में आ गई आपको, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो 5 लाख का तो क्लियर हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो डिडक्टेड होगी फ्रॉम प्रॉफिट। लॉस ऑफ मशीन आपका एसेट है, ये समझ में आ रहा है, और कौन सा एसेट है, फिक्स्ड एसेट। इसके बिहाफ में जो इंश्योरेंस क्लेम यानी कि जो कैश रिसीव कर रहे हो वो भी एक एसेट है, और कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स के बिहाफ में कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो बेसिकली ये है कि ये कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इट्स लाइक सेल ऑफ मशीन, इट्स लाइक सेल ऑफ मशीन। समझ में आ गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब इसी का और वाला क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी इशू 20,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 100 रुपए की चीज कंपनी ने कितने में दी होगी, 90 में। ये चीज समझ में आ रही है। और यहाँ पर कितने का लॉस हो गया, कंपनी को यहाँ पर शेयर पर डिबेंचर कितने का लॉस होगा, 10 रुपए का। ये क्लियर हो गया। फिर कहा जा रहा है दीज डिबेंचर वर टू बी रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम एट द एंड ऑफ 5 ईयर। तो फॉर्म क्या कह रही है, भैया 5 साल के बाद हम इन डिबेंचर्स को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। जब हम रिडीम करेंगे तो अब 100 रुपीज के बिहाफ पे हम आपको देंगे 115, मीन्स यहाँ पे हमको कितने का लॉस हो गया पर डिबेंचर, 15 रुपए का। अब मैं आपसे पूछूं टोटल लॉस पर डिबेंचर कितना, तो क्या बोलोगे, 25 रुपए। टोटल लॉस पर डिबेंचर कितना, टोटल लॉस पर डिबेंचर 25 रुपीज। कैसे, 10 रुपए का तो यहाँ हो गया था और 15 रुपए का रिडिम्पशन पर हो गया। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। द बैलेंस इन एसपीआर, एसपीआर मतलब स्प्राइट, स्प्राइट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है आपका, 3,70,000। कितना है, 3,70,000। हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, पहले आप अपना दिमाग लगा लो फिर डिस्कस करते हैं। भाई मोटी मोटी बात आप ये देखो कि ये जो लॉस हो रहा है पर डिबेंचर कितना हो रहा है, 25 रुपीज। कितना हो रहा है, 25।
तो 20,000 में 25 कितना हो गया ये? 5 ये कितना हो गया आपका? 5 लाख। 5 लाख को जब आप राइट ऑफ करोगे, इस लॉस को जब राइट ऑफ किया जाएगा, तो सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करोगे? स्प्राइट से। वो हो गया 370। कॉक है नहीं, बाकी क्या बचा फिर? पेप्सी। तो पी एंड एल अकाउंट से कितना राइट ऑफ होगा? 1,30,000। ये समझ में आ रहा है? कितना राइट ऑफ होगा? 1,30,000। यानी कि 1,30,000 से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। पर ये कौन सा एक्सपेंस है? ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाओगे तो इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो 1,30,000 तो आपका ऐड होगा। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके अलावा जब फर्म डिबेंचर इश्यू कर रही है, डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो पर डिबेंचर कितने में इश्यू हुआ है? 90। तो 20,000 इंटू 90 कितना हो गया? 18 लाख। और डिबेंचर इश्यू करके फाइनेंस जो अरेंज किया जाता है वो किस एक्टिविटी में शो किया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो राइट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? सी, एडिड 1,30,000 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये होगा एज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ एंड इनफ्लो ऑफ 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है। तो जो मैंने आपको बात बताई है वो ये बताया आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है? 25 इंटू 20,000 दैट इज 5 लाख। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके अलावा फॉर्म में इनफ्लो कितना होगा? 20,000 इंटू 90 दैट इज 18 लाख। इनफ्लो वाला पार्ट तो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जब इस लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा, तो सबसे पहले एसपीआर से किया जाएगा, जिसमें कितना अमाउंट है? 3,70,000। और बाकी कहां से किया जाएगा? पी एंड एल, बिकॉज कैपिटल रिजर्व तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ये होगा राइट ऑफ 1,30,000। बट ये जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो कैश फ्लो एक्टिविटी में क्या होना चाहिए? ठीक है, ये वहां पर ऐड हो जाएगा। तो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो देखो, जब यहां से आप अकाउंट बनाओगे, आपको यहाँ पर बनाना ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, राइट? सबसे सिंपल वे है। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या क्या आपको? ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गई आपकी, राइट? अब ये हो गया आपका क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपका हो गया 3 लाख। ये हो गया आपका बाय बैलेंस CD, ये आपका हो गया 2 लाख। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन गिवन है, ये यहाँ आ जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट है? 40,000। तो ये हो गया 40,000। और परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना आपका? 30,000। ये कितना आपका? 30,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। और इसमें प्रॉफिट कितना गिवन था आपको? कितना? 12,000। तो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, 12,000। तो जब इसका टोटल आपने किया होगा, तो ये कितना आया होगा आपका? 3 लाख। तो ये हो गया आपका 3,42,000। तो ये आपका यहाँ पर जो बाय बैंक अकाउंट सेल आएगा, वो आपका आएगा 1,02,000। कितना आएगा? 1,02,000। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस CD, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका। डेप्रिसिएशन आपका क्रेडिट साइड में आता है एसेट अकाउंट में। परचेज डेबिट साइड में शो करोगे। प्रॉफिट है तो डेबिट होगा, लॉस होता तो क्रेडिट होता। तो ये आपका जो ब्लू कलर से है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, 1,02,000 है। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
classify the following items under major heads and subheads if any in the balance sheet of the company as per schedule 3rd of the company act 2030. करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, भैया ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है। मान लो आपने कोई से आपने 20 लाख का कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, ठीक है, लेकिन इस लोन की एक इंस्टॉलमेंट 5 लाख की जो है वो आपको इसी साल में पे करनी। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, डेट तो आपका लॉन्ग टर्म है लेकिन उसकी एक इंस्टॉलमेंट जो है इसी साल में पे करनी है। इसी साल में पे करने का मतलब वो करंट लायबिलिटी आ गई, मेजर हेडिंग तो ये होगी, और उसमें सब हेडिंग किस में जाएगा, वो अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ऐसा तो हमने और किसी चीज में पढ़ा नहीं था। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि अगर मैं हेडिंग की बात करता हूं, अगर मैं हेडिंग की बात करता हूं तो ये क्या होगा, करंट लायबिलिटी, ठीक है, और सब हेडिंग में किस में जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। अगर आप सैंपल पेपर के एनालिसिस में देखोगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा हुआ वो गलत है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो होती शॉर्ट टर्म स्टार्टिंग से उसी के लिए होती है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, एक्चुअल में है क्या, ये लॉन्ग टर्म है तो उसी का पार्ट है। उसमें से कुछ पार्ट आपका जो है वो आपका इसी साल में ड्यू हो गया है, तो वो आपका क्या बन गया, करंट लायबिलिटी, बिकॉज विद इन द ईयर आपको पे करना है। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फर्नीचर एंड फिक्चर, ये तो वैसे ही बता दो। फर्नीचर एंड फिक्चर, यस, फर्नीचर एंड फिक्चर की अगर आप हेडिंग देखोगे तो क्या होगा, नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग्स की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सब हेडिंग्स की बात करता हूँ तो ये जाएगा आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ये कौन से एसेट में जाएगा, टेंजिबल एसेट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका थर्ड वाला पार्ट है आपका प्रोविजन फॉर वारंटी। वारंटी का मतलब समझो, जैसे कि मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने, जैसे कि मान लो आपने लैपटॉप परचेज मेरी कंपनी से, ठीक है, मैंने आपको कहा कि भैया इसकी आपकी जो है 3 साल की वारंटी है, 3 ईयर, 3 ईयर में कोई भी इशू आएगा, कोई भी इशू आएगा, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हम आपको रिफंड करेंगे, जो भी करेंगे या आपको रिप्लेस करके देंगे। अब कस्टमर, अगर 3 साल में कस्टमर का कोई भी इशू आ जाएगा तो हमें, हमारे पास वो पैसा होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया, भाई इतना फंड जो है हमने अलग से निकाल के रख दिया 3 साल में। तो कहने से नॉन करेंट लायबिलिटी है, और जो प्रोविजन है वो 3 साल यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। बोलो भाई समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ आइटम जो क्वेश्चन में आपको दी गई है वो है आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भैया पैसा तो मैंने अभी ले लिया लेकिन काम तो नहीं किया ना, तो ये करंट लायबिलिटी है कि नहीं है करंट लायबिलिटी। और किस पे शो होता है, ये सब हेडिंग क्या होगी, अदर करंट लायबिलिटी। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांस का मतलब होता है कि देखो, कैपिटल एडवांस जो दिया जाता है यानी कि फर्म दे रही है, कैपिटल नाम से समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, समझ में आ रहा है ना। कैपिटल एडवांसेस का मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए एडवांस दिया जाता है, तो ये किस पर आएगा, ये फर्म के लिए क्या है, नॉन करेंट एसेट्स। और सब हेडिंग क्या होगी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, होते हैं ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आगे देखो, एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। याद है ना ऑपरेटिंग साइकिल में क्या पढ़ा था, अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर कोई चीज आएगी तो करंट एसेट है वो। और किस पर आएगा, एडवांसेस रिकवरेबल, फर्म रिकवर करिए, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म एडवांसेस। कोई दिक्कत, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है।